अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे सेठ की दास्तान जिसकी दौलत तो पहाड़ों जितनी थी, मगर दिल इतना छोटा कि राई का दाना भी उसमें समा ना पाए। ये किस्सा है बगदाद के एक मशहूर बाजार का, जहां सेठ करमचंद अपनी हवेली में रहा करते थे। सेठ करमचंद के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था, जमीन, जायदाद, दुकानें और कोठियां। लेकिन पूरे शहर में उनकी शोहरत उनकी दौलत की वजह से नहीं, बल्कि उनकी कंजूसी की वजह से थी। लोग कहते थे कि सेठ जी अगर अपनी मुट्ठी बंद कर लें तो उसमें से हवा का गुजरना भी नामुमकिन हो जाए। उनका हाल ये था कि अगर गलती से चाय में मक्खी गिर जाए तो सेठ जी चाय नहीं फेंकते थे, बल्कि मक्खी को पकड़कर उसे चूस लेते थे कि कमबख्त, मेरी चाय पीकर कहाँ जा रही है, और फिर उसे फेंककर इत्मीनान से चाय पी लेते थे। कपड़े ऐसे पहनते थे जैसे जमाने से किसी ने उन्हें खैरात में दिए हों, और जूते तब तक नहीं बदलते थे जब तक वो खुद चीख चीख कर पनाह न मांग लें। अब मसला ये था कि ऐसे कंजूस इंसान के पास टिकना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। जो भी नौकर आता 2-4 दिन में सेठ जी की कंजूसी से तंग आकर भाग खड़ा होता। सेठ जी उसे ना तो ढंग का खाना देते और ना ही वक्त पर तनख्वाह, ऊपर से हर वक्त की चिक चिक अलग। एक रोज सेठ करमचंद अपनी गद्दी पर बैठे थे और इसी फिक्र में डूबे हुए थे कि या अल्लाह, कोई ऐसा नौकर मिल जाए जो काम तो घोड़े की तरह करे मगर खाए चिड़िया की तरह, और सबसे जरूरी बात, तनख्वाह मांगते वक्त उसका मुंह सिल जाए। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक नौजवान लड़का आया। कद काठी से मजबूत, आंखों में चमक और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। उसने अंदर आकर बड़े अदब से सलाम किया। आदाब अर्ज है सेठ जी, सुना है आपको एक खिदमतगार की जरूरत है, लड़के ने बुलंद आवाज में कहा। सेठ जी ने ऐनक ठीक करते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाँ भाई, जरूरत तो है, लेकिन मेरी शर्तें बहुत सख्त हैं। यहां आराम हराम है और खाना बस जीने भर का मिलता है, और हाँ, ज्यादा पैसे की उम्मीद मत रखना। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम रफीक है, और आप फिक्र न करें, मुझे आपकी दौलत से कोई लेना देना नहीं। मुझे न तो आपसे भारी भरकम तनख्वाह चाहिए और न ही रेशमी बिस्तर। सेठ जी के कान खड़े हो गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आया। क्या कहा? तनख्वाह नहीं चाहिए? अरे भाई, तुम सच कह रहे हो या मजाकी कर रहे हो? सेठ जी की आंखों में लालच की चमक आ गई। रफीक ने बड़ी संजीदगी से कहा, जी सेठ जी, बिल्कुल सच। मैं मुफ्त में आपकी खिदमत करूंगा, घर का सारा काम करूंगा, दुकान का हिसाब रखूंगा, बाजार का सौदा लाऊंगा। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है। सेठ जी तो मुफ्त का लफ्ज सुनकर ही 7वें आसमान पर थे। उन्होंने जल्दी से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? अरे नेकी और पूछ पूछ, जल्दी बताओ भाई, क्या शर्त है तुम्हारी? रफीक ने थोड़ा रुककर एक पुरअसरार मुस्कान के साथ कहा, सेठ जी, शर्त बस इतनी है कि साल में मैं सिर्फ बस एक बार आपको गुस्सा दिलाऊंगा, और अगर आपको गुस्सा आ गया तो फिर जो मैं कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। सेठ जी जोर से हंस पड़े। अरे बस इतनी सी बात, मुझे गुस्सा? अरे मियाँ, मैं तो पत्थर का बना हूं, मुझे गुस्सा दिलाना तो दूर, मेरी तो हंसी भी मुश्किल से निकलती है। मंजूर है भाई, 100 बार मंजूर है। सेठ जी ने सोचा कि ये लड़का तो बिल्कुल नादान है, मुफ्त में काम करेगा और बदले में क्या मांग रहा है, बस गुस्सा दिलाने का एक मौका। सेठ जी को लगा कि आज तो लॉटरी लग गई है। उन्होंने फौरन रफीक को काम पर रख लिया। लेकिन सेठ जी बेचारे ये नहीं जानते थे कि रफीक कोई मामूली नौकर नहीं, बल्कि वो तूफान है जो उनकी कंजूसी की दीवारों को हिला कर रख देगा। रफीक की ये मासूम सी शर्त सेठ जी को किस मुसीबत में डालने वाली थी, इसका उन्हें अंदाजा भी न था। रफीक को हवेली में आए अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए थे, मगर उसने सेठ करमचंद का दिल जीत लिया था। वजह साफ थी, मुफ्त की खिदमत। रफीक सुबह मुर्गा की बांग से पहले उठता, पूरे घर को झाड़ पोंछकर आईने की तरह चमका देता, बाजार से सौदा लाता तो एक एक पाई का ऐसा पक्का हिसाब देता कि सेठ जी भी दांतों तले उंगली दबा लेते। सेठ करमचंद मन ही मन फूले नहीं समा रहे थे।
वो सोचते, वाह भाई करमचंद, तेरी किस्मत तो जाग उठी। ऐसा होनहार और ईमानदारी का पुतला, वो भी बिना दाम के। लगता है ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। लेकिन सेठ जी ये भूल गए थे कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन वाली कहावत हमेशा सही नहीं होती। रफीक अपनी चालें धीरे धीरे चल रहा था। उसने सेठ जी की सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली थी, और वो थी लालच। एक सुबह की बात है, सेठ जी ने आवाज लगाई, अरे ओ रफीक, जरा नाश्ता तो ला भाई, आज पराठे खाने का मन है, और हाँ, उस पर असली घी चुपड़ना मत भूलना। रफीक खाली हाथ आया और बड़े अदब से बोला, सेठ जी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? सेठ जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, अरे कहो भाई, क्या बात है? रफीक ने बड़ी मासूमियत से समझाया, हुजूर, असली घी तो बहुत महंगा है, और हकीम लुकमान ने कहा है कि ज्यादा घी खाने से तबीयत भारी हो जाती है। मैंने सोचा कि आपकी सेहत और दौलत दोनों की हिफाजत करूं। सेठ जी की आंखों में पैसे बचने की चमक आ गई। हम बात तो तुम पते की कह रहे हो रफीक, लेकिन फिर नाश्ते में क्या खाऊं? रफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने कल रात की बची हुई सूखी रोटी पानी में भिगो दी है, एकदम नरम हो गई है, हजम करने में आसान और मुफ्त की मुफ्त। कहिए तो पेश करूं। सेठ जी का मन तो मचल गया कि रफीक के सर पर एक थप्पड़ जड़ दे। कहां असली घी के पराठे और कहां बासी रोटी, लेकिन फिर दिमाग में कैलकुलेटर चला। घी के पैसे बच गए, आटा बच गया, लकड़ी बच गई। सेठ जी ने दिल ही दिल में अफसोस करते हुए कहा, चलो भाई, तुम कहते हो तो वही ले आओ, आखिर सेहत भी तो जरूरी है। रफीक ने वो फीकी गीली रोटी सेठ जी को खिला दी। सेठ जी उसे हल्के से नीचे उतार रहे थे और अंदर ही अंदर कुड़ रहे थे, लेकिन रफीक की तारीफ भी कर रहे थे कि वाह, क्या वफादार नौकर है, मेरा कितना पैसा बचा रहा है। दोपहर को सेठ जी ने कहा, रफीक, जरा मेरे जूते पॉलिश कर दे, मुझे बाजार जाना है। रफीक ने जूतों को देखा और बोला, मालिक, बाजार जाने में तो जूते गंदे हो ही जाएंगे, फिर पॉलिश का पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद होंगे। आप ऐसे ही चले जाइए, कौन आपके पैरों की तरफ देख रहा है, लोग तो आपके नूरानी चेहरे को देखते हैं। सेठ जी फिर रफीक की बातों में आ गए। उन्हें लगा कि ये लड़का तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, जो हर तरह से मेरा खर्च कम कर रहा है। वो बिना पॉलिश किए फटे पुराने जूतों में ही बाजार चल दिए। रफीक ने पीछे से मुस्कुराते हुए देखा। वो समझ गया था कि सेठ जी अब उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। अब वक्त आ गया था अपने असली खेल को शुरू करने का। ये तो बस शुरुआत थी, असली धमाका तो अभी बाकी था। शाम को जब सेठ जी वापस आए तो थके हारे थे। उन्होंने रफीक से कहा, रफीक भाई, जरा सर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। रफीक ने कहा, बिल्कुल मालिक, लेकिन सर दबाने से पहले एक छोटा सा मशवरा था। सेठ जी घबरा गए। अब क्या मशवरा है भाई? सेठ करमचंद की हवेली में अब रफीक की ही हुकूमत चलती थी, मगर अंदाज ऐसा था कि सेठ जी को लगता था कि बचत हो रही है। एक रात की बात है, सेठ जी अपने हिसाब किताब में डूबे हुए थे। चिराग जल रहा था और सेठ जी चश्मा नाक पर टिकाए हिसाब जोड़ रहे थे। तभी रफीक कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि सेठ जी काम कर रहे हैं। वो धीरे से आगे बढ़ा और फूंक मारकर चिराग बुझा दिया। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। सेठ जी हड़बड़ा गए, अरे ये क्या बदतमीजी है, चिराग क्यों बुझा दिया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे में रफीक की आवाज आई, मालिक, गुस्ताखी माफ। मैंने देखा कि आप तो हिसाब किताब में इतने मगन हैं कि आपको रोशनी की जरूरत ही नहीं, फिर बेफिजूल तेल क्यों जलाना? तेल का भाव आसमान छू रहा है सेठ जी। मैंने सोचा कि जब आप सोच विचार कर रहे हैं तो अंधेरे में भी कर सकते हैं। हर बूंद की कीमत है। सेठ जी का पारा चढ़ने लगा। अरे अहमक, अंधेरे में हिसाब कैसे करूंगा? अगर कोई गलती हो गई तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर उन्हें रफीक की शर्त याद आ गई। गुस्सा किया तो हार जाओगे। सेठ जी ने एक गहरी सांस ली, अपने गुस्से को पी गए और ठंडे दिमाग से बोले, वाह भाई रफीक, तेरी समझदारी की दाद देनी पड़ेगी। तूने सही कहा, तेल बचाना चाहिए। मैं कल दिन की रोशनी में ही हिसाब कर लूंगा। जा, तू सो जा। रफीक मन ही मन मुस्कुराया। अभी तो तेल बुझा है सेठ जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले हफ्ते सेठ जी के घर एक बहुत बड़े मेहमान आने वाले थे।
ये सेठ जी के पुराने दोस्त थे और शहर के नामी रईस थे। सेठ जी अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़े परेशान थे। उन्होंने रफीक को बुलाया और कहा, देख रफीक, आज मेरे बहुत खास दोस्त आ रहे हैं, मेरी नाक मत कटवा देना। उनके लिए बेहतरीन शरबत बनाना और नाश्ते में कुछ ऐसा लाना कि वो उंगलियां चाटते रह जाएं। खबरदार जो कंजूसी की। रफीक ने सर झुकाया। जो हुक्म मालिक, ऐसी खातिरदारी करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। मेहमान आए, बड़े गर्मजोशी से मिले, बातचीत शुरू हुई। थोड़ी देर बाद रफीक एक बड़ी सी ट्रे लेकर आया। सेठ जी की छाती गर्व से फूल गई। रफीक ने मेहमान के सामने एक गिलास रखा। मेहमान ने जैसे ही घूंट भरा, उनका मुंह जल गया। गिलास में शरबत नहीं, बल्कि खौलता हुआ गर्म पानी था। मेहमान चिल्लाया, अरे ये क्या है? मुझे मारने का इरादा है क्या? सेठ जी शर्म से लाल हो गए। रफीक, ये क्या पागलपन है? गर्म पानी? रफीक ने बड़ी मासूमियत से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आप ही ने तो कहा था कि ऐसी चीज लाना कि वो याद रखें। शरबत में चीनी लगती है, नींबू लगता है, बर्फ लगती है, और हकीम जी कहते हैं कि ठंडी चीजें गले के लिए नुकसानदेह हैं। गर्म पानी सेहत के लिए फायदेमंद है और मुफ्त भी। मैंने सोचा दोस्त की सेहत से बढ़कर क्या है। मेहमान गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। सेठ जी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वो रफीक का गला घोंटना चाहते थे, लेकिन फिर वही शर्त, अगर गुस्सा किया तो। सेठ जी ने दांत पीसते हुए कहा, रफीक, तेरी ये हिकमत मुझे एक दिन ले डूबेगी, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब रफीक ने अपने वार तेज कर दिए थे। सेठ जी को एक शादी में दूसरे गांव जाना था। उन्होंने रफीक से कहा, भाई, मेरे लिए एक अच्छी सी सवारी का इंतजाम कर, पालकी या घोड़ा गाड़ी ले आ, रास्ता लंबा है। रफीक बाजार गया और घंटों बाद वापस आया। साथ में एक मरियल सा लंगड़ा गधा था, जिसकी हड्डियां बाहर निकल रही थीं। सेठ जी ने उसे देखा तो सर पकड़ लिया। ये क्या है? मैंने पालकी मंगवाई थी और तू ये खच्चर उठा लाया। रफीक ने गधे की पीठ थपथपाते हुए कहा, मालिक, पालकी वाले तो लूट रहे थे, 10 रुपये मांग रहे थे। ये गधा मुझे 1 रुपये में मिल गया। थोड़ा लंगड़ा है, लेकिन मंजिल तक तो पहुंचा ही देगा। और फिर सोचिए, जब लोग आपको गधे पर देखेंगे तो कहेंगे कि सेठ करमचंद कितने सादगी पसंद आदमी है, दिखावे में यकीन नहीं रखते। सेठ जी ने न चाहते हुए भी उस गधे पर सवारी की। रफीक आगे आगे रस्सी पकड़े चल रहा था और सेठ जी उस मरियल गधे पर हिचकोले खाते हुए जा रहे थे। पूरे रास्ते लोग हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। सेठ जी की इज्जत का जुलूस निकल रहा था, उनका खून खौल रहा था। अंदर से आवाज आ रही थी, बस कर करमचंद, अब गुस्सा कर ले। लेकिन लालच ने उन्हें फिर रोक लिया। नहीं, अगर गुस्सा किया तो ये नौकर शर्त जीत जाएगा और जाने क्या मांग लेगा। सेठ जी ने झर का घूंट पी लिया और गधे पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहे। अब रफीक ने आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने की ठानी। उसे मालूम था कि सेठ जी का सबसे बड़ा दुख दौलत का जाना है। एक दिन सेठ जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। रफीक ने मौका देखा और घर का गोदाम खोल दिया। उसने पूरे मोहल्ले के गरीबों, फकीरों और बच्चों को इकट्ठा कर लिया। रफीक ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो भाई, सुनो, आज सेठ करमचंद जी का दिल बहुत बड़ा हो गया है। उन्होंने हुक्म दिया है कि गोदाम में जितना अनाज, कपड़ा और सामान है, सब गरीबों में बांट दिया जाए। आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। फिर क्या था, लोगों की भीड़ टूट पड़ी। कोई अनाज की बोरी ले जा रहा है, कोई घी का डिब्बा, तो कोई सेठ जी के पुराने कपड़े। रफीक खुद अपने हाथों से सब कुछ लुटा रहा था। ले जाओ, ले जाओ, दुआएं देना सेठ जी को, रफीक चिल्ला रहा था। जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर मेला लगा हुआ है। लोग बोरियां भर भर के ले जा रहे हैं। सेठ जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्होंने एक आदमी को रोका। अरे भाई, ये मेरा घी कहां ले जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, सेठ जी, आप ही के नौकर ने तो कहा कि आज खैरात बढ़ रही है। जुग जुग जियो सेठ जी। सेठ जी दौड़ते हुए अंदर गए। देखा तो गोदाम खाली पड़ा था। रफीक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। यह मंजर देखकर सेठ करमचंद के सब्र का बांध टूट गया। उनकी बरसों की जमा की हुई पूंजी, उनकी जान से प्यारी दौलत सब लुट चुकी थी।
अब न शर्त की फिक्र थी, न हारने का डर। सेठ जी का चेहरा एकदम लाल हो गया, आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। वो जोर से चीखे, रफीक, हरामखोर, तूने ये क्या किया? तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ जी ने पास पड़ा हुआ डंडा उठा लिया और रफीक की तरफ दौड़े। निकल जा मेरे घर से, आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। रफीक अपनी जगह से नहीं हिला, वो बस मुस्कुराता रहा। जब सेठ जी बिल्कुल पास आ गए और डंडा उठाने ही वाले थे, रफीक ने शांति से कहा, रुकिए सेठ जी, आप गुस्सा कर रहे हैं। सेठ जी हाँफते हुए रुके। हाँ, मैं गुस्सा कर रहा हूं, बहुत गुस्सा कर रहा हूं। तूने मेरी जिंदगी भर की कमाई लुटा दी। रफीक ने हाथ बांधे और कहा, तो इसका मतलब आप शर्त हार गए। सेठ जी के हाथ से डंडा छूटकर गिर गया। उन्हें एकदम से याद आया। सन्नाटा छा गया। सेठ जी जमीन पर बैठ गए, सर पकड़कर। हाँ, मैं हार गया। अब तू क्या चाहता है? मेरी जान लेगा? हवेली में खामोशी थी। सेठ करमचंद जमीन पर बैठे थे और रफीक उनके सामने खड़ा था। सेठ जी ने टूटी हुई आवाज में कहा, बोल रफीक, अब क्या मांगता है? मेरा बचा खुचा घर, मेरी हवेली या मेरी जान? आज मैं तेरे रहमो करम पर हूं। रफीक नीचे झुका और सेठ जी के पैर पकड़ लिए। सेठ जी हैरान रह गए। रफीक ने नर्म लहजे में कहा, मालिक, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए और न ही मैं आपका दुश्मन हूं। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपको यह समझाने के लिए किया कि जिस दौलत को आप सीने से लगाकर बैठे हैं वो असल में किस काम की है। रफीक ने सेठ जी को उठाया और खिड़की के पास ले गया। बाहर अभी भी वो गरीब लोग खड़े थे जिन्हें अनाज मिला था। वो सब हाथ उठाकर सेठ जी को दुआएं दे रहे थे। उनके चेहरों पर जो खुशी थी वो सेठ जी ने पहले कभी नहीं देखी थी। रफीक बोला, देखिए सेठ जी, आपने सारी जिंदगी पैसा जोड़ा, लेकिन क्या कभी किसी ने आपको दिल से दुआ दी? आज आपका अनाज इन भूखों के पेट में गया है तो देखो ये कैसे आपको फरिश्ता समझ रहे हैं। दौलत का मजा उसे तिजोरी में बंद रखने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। रफीक ने आगे कहा, मेरी शर्त बस इतनी है मालिक कि आज के बाद आप अपनी कंजूसी छोड़ देंगे, अपने लिए भी जिएंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। ये दौलत यहीं रह जाएगी, साथ सिर्फ नेकी जाएगी। सेठ करमचंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया कि वो अब तक जिसे जिंदगी समझ रहे थे वो सिर्फ एक कैद थी। सेठ जी ने रफीक को गले लगा लिया। रफीक, तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरा उस्ताद भी है। तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं वादा करता हूं आज से करमचंद बदल गया। उस दिन के बाद बगदाद के उस बाजार में एक नया करमचंद देखने को मिला। अब वो कंजूस नहीं बल्कि सखी करमचंद के नाम से मशहूर हुए और रफीक, वो पूरी जिंदगी उनका सबसे वफादार साथी बनकर उनके साथ रहा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कंजूस सेठ और अक्लमंद रफीक की। याद रखिएगा, असली रईस वो नहीं जिसके पास ज्यादा सोना है, बल्कि वो है जिसका दिल बड़ा है। उम्मीद है किस्सा दुनिया की ये कहानी आपके दिलों को छू गई होगी। अगर रफीक की इस अक्लमंदी ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है तो कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस किस्से का लुत्फ उठा सकें। और हाँ, अगर आप हमारी इस महफिल में नए हैं तो मजीद ऐसे ही दिलचस्प, रूहानी और सबक सामोज वाकयात सुनने के लिए अपने पसंदीदा चैनल किस्सा दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको रफीक की कौन सी तरकीब सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए और बेहतरीन किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।